हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आज आपको यूपी बोर्ड 25 फरवरी 2026 को होने वाला विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दें। तो शुरू करते हैं इसे पूरा डिटेल में पूरा प्रश्न पत्र तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए, पहले है शुरू में जो एमसीक्यूज हैं इनको मैं शॉर्ट में दूंगा। कौन सा एमसीक्यू, सीधी बात है, जल्दी में इसमें, क्योंकि इधर टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब इसमें पहले प्रश्न है, पहले का जो उत्तर है इसका वी वाला ऑप्शन सही है इसमें आपका, यानी कि वी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में दूसरा, इसमें जो दूसरा प्रश्न है, जब कोई वस्तु वाला है, इसके दूसरे वाले का सी ऑप्शन सही है, इसका सी। और तीसरा जो है, तीसरे वाले में जो आपका, इसका भी वी, उत्तर लेंस, यानी कि ये ऑप्शन सही है, वी। और चौथे वाले का जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है, लाल। पांचवें वाले का उत्तर जो है वो आपका वी सही है, समांतर क्रम, ये। नेक्स्ट इसमें अगला छठा जो प्रश्न है, छठे में इसका आपका छठे वाले का बी ऑप्शन सही है, वोल्ट मीटर। सातवें का जो आपका प्रश्न, इसका भी वी सही है, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। और आठवां है, इसमें भी आपका वी सही है, अल्कोहल में। नेक्स्ट नवा प्रश्न है, नवे में जो है आपका, इसका भी वी सही है, हाइड्रोजन ग्रहण। 10वें में आपका इसमें सी सही है। और 11वां जो प्रश्न है, इसमें भी आपका सी सही है। 12वां जो प्रश्न है वो आगे है इसमें। 12वें प्रश्न में आपका जो इसमें ए वाला सही है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया, ए वाला। 13वें प्रश्न में जो इसका आंसर है वो वी वाला सही है इसका। 14वें में आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, 15वें में आपका ये भोज पदार्थ, अच्छा सी वाला सही है इसमें, सॉरी इसका 15वें में सी वाला, यानी 15वें का सी वाला सही है। और 16वें जो प्रश्न है, 16वें में आपका ए वाला सही है। 17वां, इसमें भी ए वाला सही है। और 18वें में आपका डी वाला सही है। 19वां जो प्रश्न है, इसमें आपका सी वाला सही है, मेडुला। और 20 में आपका सी वाला सही है इसमें, ये 20 एमसीक्यू बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने आपको दिए हैं, जो केवल 3 मिनट में है। आगे अब देखिए, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, पहला है कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख 2 नंबर में है। अवतल दर्पण अगर आप देखें तो अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब, तो इसमें क्या है, एक तो दर्पण बनाएंगे ऐसे, और ये वाला, इसमें ये पॉलिश हो जाएगी, यहाँ पर ये सी होगा, तो बीच में एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा। तो अवतल दर्पण में जब सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो ये सीधी जाएगी यहाँ से, और इसके बाद में एफ से जाएगी, और ये वाली सी से जाएगी। तो ये जो आगे बढ़ाएंगे इसे, तो यहाँ जाके ऐसे मिल जाएंगे, तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये इसका किरणारेख बनेगा, यानी कि पहला बनेगा इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा वस्तु का इसका प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। तो इसका सेकेंड में देखिए, इसका एफ का जो मान है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दूसरे का, एफ का मान 20 सेंटीमीटर ये, और जो वस्तु है वो यू है, यू -30 सेंटीमीटर आएगी ये। तो इसमें वी निकालना है, वी क्वेश्चन मार्क, वी निकालने का इसका फार्मूला होता है 1/v - 1/u, क्योंकि लेंस के लिए है इसलिए बराबर 1/f। इस सूत्र में 1/v ऐसे ही रहेगा, माइनस 1/u, u का मान जो है -30 है,
बराबर 1/f का मान है 20। इसको हल करेंगे तो 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/20। और इसको फिर आगे 1/20 इसमें v ये लेके जाएंगे इधर, तो 1/v बराबर 1/20 यहाँ रहेगा और माइनस का ये 1/30 आ जाएगा। एलसीएम जब लेंगे 1/v बराबर तो यहाँ 60 हो जाएगा और इसमें 20 से 30 से इसकी गुणा करेंगे, 30 से 60 की, तो 30 दूनी 60, सॉरी 20 से, हाँ 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60, तो ये 1/v बराबर 1/60 आएगा और v का मान जो है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। माने कहने का मतलब जो उसकी दूरी है वो 60 आएगी। लेंस के पीछे 7 सेंटीमीटर दूर जो है प्रतिबिंब बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर। ओके, ये दूसरा प्रश्न, ये भी 2 नंबर के हैं। और जो पहले के यानी 2 खंड है, दोनों आपको बता दिए मैंने। तीसरा जो दूसरा प्रश्न है, विलंबित सूर्यास्त क्या है? तो विलंबित सूर्यास्त का जो मुख्य कारण होता है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन क्षितिज से नीचे सघन परतों की ओर मुड़ जाता है। विलंबित सूर्यास्त कहलाता है कि जो वायुमंडल की अपवर्तन होता क्या है कि वायुमंडल होता है हमारे, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है ऐसे करके, तो इस वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जो क्षितिज, तो जो हमारी किरण होनी चाहिए लेकिन उससे उसका अपवर्तन क्या, इसका मुख्य कारण है अपवर्तन। अगर आप शब्द लिखते हैं तो आपको इसके नंबर मिलेंगे। अपवर्तन यानी कि वायुमंडल का अपवर्तन कारण ये क्षितिज की ओर मुड़ जाता है। यानी कि तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य वस्तु होता है तो रेड यानी कि ऊपर को ऐसे दिखता है, यहाँ पर ऊपर लाल सा दिख रहा है, उसमें क्षितिज से फिर परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें धारावाही परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। धारा की दिशा बदलने का क्या परिवर्तन होता है? धारावाही चालक में अगर आप देखें तो इसमें 2 ध्रुव होते हैं। अगर चालक में देखें तो एक N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव होता है। तो जो रेखाएं होती हैं वो N से S की ओर चलती हैं और यहाँ पर ऐसे चलता है, इस तरह से किरणें ये आपस में मिलती नहीं है, N से S की ओर, मतलब इस तरह से इस क्रम में ऐसे चलती हैं धाराएं। और यही कारण है कि इसको यानी कि परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र इस तरह से यानी कि बनेगा। और धारावाही दिशा बदलने पर क्या परिवर्तन, दिशा बदलेंगे तो उसके यानी कि गति में भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे तीसरा प्रश्न है, तीसरे का यानी कि धारावाही परिनालिका ये हो गई। अच्छा, परिनालिका का पूरा चित्र बनाना था उसका, ये लॉन्ग में क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं तो अलग से मैं वीडियो आपका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लें। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धाराएं चारावाही पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना है। हाँ, बल की दिशा अभी बताई मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कि जो चालक है उसमें N और S ध्रुव हैं, उसमें जो है वो N से S की ओर यानी इस तरह से ही जाएंगे। ये दूसरे का ही सोल्यूशन है इस तरह से, उसमें पहले वाले में भी ये हो रहा है इस तरह से। और इधर से अगर आप देखें तो यहाँ से ऐसे नीचे ऐसे करके, तभी तो ये बाएं हाथ के नियम का फॉलो करता है। तो इसको लॉन्ग में विद्युत शक्ति का क्या अर्थ है, इसका उपयुक्त तो सूत्र V और R के पदों में लिखो। तो विद्युत शक्ति का जो इसमें है सेकंड वाला, विद्युत शक्ति का अर्थ है कि जो घरेलू इसमें आपका विद्युत चुंबकीय, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये होता है कि अगर मान लो हम अपनी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत अगर फैलाएं तो लगभग चित्र ऐसे मान लो कि आप एक ये उंगली है, एक ये है, ये दोनों को 90 डिग्री पर एंगल होता है ऐसे फैलाएं, और एक ये वाली है ये भी। तो 3 अगर मान लीजिए हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे की तरफ यानी कि बल लगेगा, और जो मिडिल फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, उसमें धारा I बहेगी, और जो 4 फिंगर है इसमें जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बहेगा। इसका चित्र बना के उसका वर्णन करना था। और जो इसका सेकंड वाला आंसर है विद्युत शक्ति का क्या अर्थ है और इसका सूत्र,
तो विद्युत में बहने, विद्युत के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। उसका जो सूत्र होगा वो होगा P बराबर V²/R। ये इस सूत्र का यानी कि वर्णन करके लूँगा, इसमें तब करना है तब कहीं हल होगा। अथवा में इसका दिया है घरेलू परिपथ विद्युत परिपथ का संक्षिप्त वर्णन उपयुक्त शीर्षक। अगर मान लीजिए ऊपर के दोनों नहीं करना चाहते तो आप नीचे का एक कर सकते हैं। नीचे के एक के लिए घरेलू परिपथ में, तो घरेलू परिपथ में आपके देखे होंगे 3 वायर होते हैं, 3 तार होते हैं। एक होता है लाल, अगर आप वायरिंग देखे होंगे तो एक लाल, एक होता है काला और एक होता है आपका हरा, 3 होते हैं। तो जो लाल वायर होता है ये लाइव वायर होता है। लाइव माने सीधा, लाइव माने इसमें फेस आता है, इसे फेस वायर भी कह देते हैं, इनकी लाइव वायर होता है ये लाइव। और जो काला वाला होता है इसे न्यूट्रल बोल देते हैं, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। और हरा वाला अर्थ वाला होता है, जिसमें अर्थ होता है। ठीक है, इस तरह से। और इनको अगर हम घरों में देखा जाए तो समांतर क्रम में व्यवस्थित करा जाता है। जो वायर होती है वो समांतर क्रम में यानी कनेक्शन दिया जाता है। और इसकी सुरक्षा के लिए हम फ्यूज या MCV का प्रयोग करते हैं, फ्यूज या MCV का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगला आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पुनः यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेन, देखिए बनाने के लिए सीधा है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो आप इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन। और O1 में एक डबल बॉन्ड O इधर लगा होगा, एक O इधर लगेगा, H, ये O1 यानी कि, और इधर H लगेगा, H लगेगा, H 3 H लगेंगे। तो इसका हो जाएगा CH3 CH2, सॉरी, अगर देखा जाए तो CH3 CH2 और तीसरे वाले में COOH। पहला होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ये पहले वाले का हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा है इसमें पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, जिसमें 1 2 3 4 5, और सब में यहाँ पर सब H लगे होंगे। ये कितने H हो गए अब आप देख लीजिए। अर्थात इसका हो जाएगा पहला CH3 CH2 और 1 2 3 4 5 CH3 लास्ट में। ये आपका पेंटेन का हो जाएगा, इस वाले का, और ऊपर वाला जो पहले उसका हो गया। ठीक है, अवक्षेपण क्रिया को उदाहरण से समझाइए। अवक्षेपण जो क्रिया है वो आपको यानी कि इसमें उदाहरण से, हाँ ऊपर भी एक रह गया आपका, जिसको हम विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता जो है वो क्या है, इसे आप समझ लीजिए। विकृत गंधता, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो विकृत गंधता में क्या होता है, वसा या तेल का ऑक्सीकरण होता है। वसा या तेल जो होते हैं उनको अगर खुला छोड़ दें तो ऑक्सीकृत होते हैं। इनके गंध में और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, गंध में और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन बदल जाते हैं। अगर इसे बचाने के लिए हमें बचाव, अगर बात करें बचाव क्या हैगा, तो इसको बचाने के लिए N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस इसमें फिल की जाती है, या वायु रोधी कोई बर्तन, यानी कि वायु रोधी बर्तन में भी हम वायु रोधी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो कुरकुरा वगैरह हम खाते हैं उसमें अगर हम बहुत यानी कि हवा फूला हुआ सा होता है, ऐसा लगता है कितना ज़्यादा होगा, लेकिन जरा से होते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो अगर आपको प्रयोग करना है, मान लीजिए विकृत गंधता बनाना है, तो आप क्या करें, उसको जो पाउच है ना, उस पाउच को यहाँ से काट दें और काट के 1 हफ्ता रख दें। तो आप देखें कि इसको आप खा नहीं सकते, इतना गंध आएगी इसमें कि इसे आप खा नहीं सकते। इसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में आप देखिए अगला है अवक्षेपण क्रिया को उदाहरण से लिखिए। अवक्षेपण माने प्रेसिपिटेशन जो होती है वो क्रिया क्या होती है, इसको अवक्षेपण को उदाहरण से करना है। तो इसमें
आपका। तो अवक्षेपण के लिए हम देखिए इसको एक उदाहरण से हम देते हैं, जैसे Na, इसमें थोड़ा सा जगह कम है तो Na2SO4 एक्वस में प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यानी BaCl2 अगर ये इक्वेशन दें इक्वल BaSO4 प्लस N2NaCl। अगर हम ये समीकरण दें तो इसकी ये पूरी सही इक्वेशन है और इसके जो नंबर हैं पूरे मिलेंगे। इसमें ये एक्वस होती है, माने जलीय होती है एक्वस, और जो BaCl2 है ये भी एक्वस होता है आपका। लेकिन ये VaSO4 जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए प्रेसिपिटेट में ये बचता है, और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होता है। ये वाली इक्वेशन अगर आप देते हैं तो अवक्षेपण को उदाहरण इसका ये होगा। अवक्षेपण प्रक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक यानी कि लवण मिलते हैं तो एक ना घुलने वाली स्थिति होती है, इसे अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका 2 नंबर 2 + 2 यानी 2 उदाहरण, 2 में उसको बताना, 4 नंबर में आपको मिलेगा। निस्तापन और भर्जन का उदाहरण देना, इसकी भी रासायनिक अभिक्रिया है निस्तापन और भर्जन। अगर हम पहले निस्तापन की बात करें, यानी कि आपका जो पहला है ये निस्तापन की अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन जो होगी हमारी निस्तापन की, वो यहाँ पे देखिए यहाँ ZnCO3 को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी कि इसको हीट करेंगे, वायु की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस O2, वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो ये ZnO प्लस CO2 में बदल जाएगा। इसी को हम यानी कि CO2, तो ये जो है आपकी निस्तापन की अभिक्रिया है। और इसके बाद में आता है भर्जन। अगला भर्जन क्या है, भर्जन की बता रहा हूँ। भर्जन में क्या है, ये वायु की इसमें अधिकता में किया जाता है इसे गर्म। इसमें 2ZnS जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन की यानी कि अधिकता लेते हैं इसमें। जब इसको हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे डेल्टा से गर्म, तो 2ZnO प्लस 2SO2, ये वाली इसका उदाहरण है, यानी कि भर्जन का उदाहरण। और बस इसमें देखो ऑक्सीजन की निस्तापन में तो लिखेंगे अनुपस्थिति, और इसमें अधिकता में ऑक्सीजन की अधिकता या वायु के अधिक मात्रा में इसको करते हैं, दोनों हो गया। नेक्स्ट है क्या होता है जब, इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएँ आपकी क्या होता है जब। ये प्रत्येक जो है आपकी 8 नंबर में दिया है, तो 8 नंबर में क्या है आपकी ये, यानी कि 7वें प्रश्न का जो नंबर है ये आपके एक 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर, एक नंबर की एक अभिक्रिया है। क्या होता है जबकि इथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकरण किया जाता है। पहला यानी कि इथेनॉल का, इसमें देखिए सबकी अभिक्रिया में दे रहा हूँ। पहला दिया है इथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकरण किया जाता है। तो इथेनॉल का जो सूत्र है, पहले एक एक नंबर की है, वो एक एक करके समझा रहा हूँ मैं। इथेनॉल का होता है CH3CH2OH। इथेनॉल का जब हम ऑक्सीजन के उसमें 2 और इसमें O, इस तरह से इसको क्रिया कराएंगे, यानी क्षारीय पोटेशियम क्षारीय KMnO4 में, यानी कि इसके जो ऊपर होगा यहाँ एरो पर यह लिखा जाएगा क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तो इसमें आपको यानी कि CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस वाटर H2O ये मिलेगा। ये समीकरण आपकी पहली हो गई। इसमें आपका एक नंबर अगर आप दे देते हैं, ये आपका इथेनोइक एसिड है, इसे कहेंगे इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दिया है इथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकरण किया जाता है तो इथेनोइक एसिड बनता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो समीकरण है वो है इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है। इथेनोइक अभी आपने देख लिया, इथेनोइक को यानी कि ये देंगे हम
CH3 COOH, यानी कि जब इसमें इथेनोइक की यानी कि इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH से क्रिया कराएंगे। NaOH से जब क्रिया कराएंगे इथेनोइक के NaOH से क्रिया कराने पर तो ये CH3 COONA ये होगा, यानी कि यहाँ से H हटेगा और ये Na यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, जल, ये क्रिया होगी इसकी, यानी जल बाहर हो जाएगा। ये आपकी दूसरे नंबर की यानी कि दूसरे नंबर का सेकंड नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया इथेनॉल के से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तीसरे वाले का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसमें एथेनोइक अम्ल, ये भी वही है, आप देखिए इसमें CH3 COOH इथेनोइक हो गया। इथेनोइक अम्ल की इथेनॉल से क्रिया कराते हैं। इथेनॉल का मतलब वही जो पहले वाला इथेनॉल है, CH3 CH2OH, माने इनसे क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, वो भी कंसंट्रेट यानी कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इसके बाद में इसमें यानी कि ये बनेगा आपका CH3 थर्ड वाली है COOCH2 CH3, इसे एस्टर कहते हैं, एस्टर, इसे एस्टर कहते हैं, एस्टर बनेगा। और एस्टर के बाद में बाकी H2O, ये अब देखिए यहाँ से एक OH और यहाँ से H निकल जाएगा, बाकी ये चीज़ यहाँ जुड़ जाएगी इसमें, यहाँ से जैसे वहाँ Na जुड़ा था ऐसे ही ये आपकी थर्ड वाली इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाले इसमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण निकिल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तो एस्टर इसमें चौथे में ऐसा मान लो कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है इसमें, हाइड्रोजन की, और निकिल की उपस्थिति में Na की उपस्थिति में कराई जाती है। तो क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ जाता है और एक H यहाँ, तो यहाँ आ जाता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इसे इथेन, यानी कि इसे वैसे देखा जाए तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है। इसमें आपको यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है, घी। ठीक है, और ये आपकी चौथी अभिक्रिया होगी इसमें, आप इसमें ये वाली समीकरण दे सकते हैं। पांचवी जो अभिक्रिया है, पांचवी वो कह रहे हैं कि साबुन को कठोर जल में डालना। कठोर जल में अगर हम साबुन को डालते हैं तो इसमें स्कम बनता है, स्कम, जिसे हम स्कम बनता है, क्योंकि ये आघूलनशील होता है, आघूलनशील स्कम बनता है, आघूलनशील स्कम बनता है। ठीक है, ये आपका चौथे यानी कि ये आपका जो है पांचवें का आंसर हो जाएगा। छठी लास्ट जो है वो है क्या है, सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मतलब यानी कि एथेनोइक तो आप समझ गए, सारे एथेनोइक के इसमें दिया है एथेनोइक अम्ल। तो पहले हम एथेनोइक का CH3, अब आपको याद हो गया होगा, सॉरी, ये CH3 COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट करें तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी क्रिया कराएंगे यानी कि तो इसमें 2CH3 COONA, यानी कि सोडियम अगर जब ये है तो वो हमेशा यहाँ पर हटाकर लग जाएगा Na प्लस H2O प्लस H2O और प्लस CO2 भी बनेगा, ये अपक्रिया है। ठीक है, और ये आपकी छठी अपक्रिया है। ये इस तरह से आपकी सारी समीकरण यानी कि पूरी हुई। अगला इसमें अथवा उदासीनीकरण दिया है। इसमें उदासीनीकरण की अपक्रिया क्या है, जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं, जैसे
HCl, अम्ल, क्षार NaOH। ये तो क्रिया कराने पर लवण यानी कि NaCl प्लस H2O बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, करण की क्रिया कहते हैं उदासीनीकरण। ये इसकी अभिक्रिया, उसके बारे में यही लिखा जाएगा, यानी कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया करते हैं, यानी कि ये अम्ल है, अम्ल की क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं और ये समीकरण देनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है pH मान। तो वो pH जो है वो ड्राइव करता है pH की जो रेंज होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो 0 से 14 तक होती है। लेकिन 7 pH अगर किसी का है तो वो न्यूट्रल होता है, माने उदासीन होता है। 7 पे जैसे जल का pH 7 होता है, ये उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम तो अम्लीय होगा, तो होगा अम्लीय, ये बताना है। और 7 से ज़्यादा अगर है, 7 से अधिक है, अधिक तो वो क्षारीय होता है, क्षारीय प्रवृत्ति, ये लिखना था आपको, क्षारीय। अगर ये है तो ये सही है आपका। जंग क्या है? जंग आप जानते हैं, जंग यानी कि जब लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे हम जंग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है ऑक्साइड, जैसे इसका जो सूत्र होता है वो Fe2O3.XH2 ये होता है। इस तरह से ये आपका यानी कि ये भी पूरा हुआ। आगे इसमें ये इंग्लिश में दे रखे हैं। फिर सेक्शन सी है बायो का। इसमें लिंग निर्धारण जो है, ये आपका 8वां प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है। लिंग निर्धारण क्या है? मानव निर्धारण प्रक्रिया को शिक्षण बन है। तो लिंग निर्धारण में क्या है कि मानव लिंग में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। यानी कि 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स। और जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, एक जो 23वां ये जो 23वां होता है यही लिंग यानी कि गुणसूत्र होता है। इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये 23वां जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र 23वां होता है, ये चीज़ बतानी थी। फिर उसका किरण आरेख खींचना था। तो किरण आरेख में भाई जैसे मेल फीमेल का अगर मान लीजिए दोनों में हम, तो यहाँ एक्स फीमेल जो होती है, फीमेल उसमें XX क्रोमोजोम होते हैं, और जो मेल होता है मेल में X और Y होते हैं क्रोमोजोम। तो इसकी अगर क्रिया X से हुई है, मान लें XX का म्यूचुअल हो गया, तो यहाँ यानी कि फीमेल बच्चा होगा। और ऐसे X का अगर Y से क्रिया होती है तो XY गुणसूत्र होंगे यहाँ तो XX, तो ये मेल होगा क्योंकि मेल में XY होता है। ऐसे इस वाले XX तो XX ये भी फीमेल हो गई। और अगर यहाँ X का और Y तो XY तो ये मेल होगा। तो ये पूरा जो निर्धारण है वो मेल पर डिपेंड करता है, यानी कि मेल ही मुख्य कारक होता है। फीमेल में तो सेम गुणसूत्र होते हैं, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में लॉन्ग में लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त पढ़िए। गुरुत्वावर्तन क्या होता है? गुरुत्व के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और ये पेड़ है जिसमें पत्तियां वगैरह है, ये पेड़ है इस तरह से, और ऊपर जाता है तो इसके विरुद्ध नीचे जड़ें जाती हैं। तो गुरुत्वावर्तन इनकी नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है इसी को गुरुत्वावर्तन कहते हैं। गुरुत्व के विरुद्ध काम करना, गुरुत्व के विरुद्ध काम करना, गुरुत्व के विरुद्ध, ये गुरुत्वावर्तन का विरुद्ध जो काम होता है उसे हम गुरुत्वावर्तन कहते हैं। ये गुरुत्वावर्तन में आएगा। नेक्स्ट है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो जो किडनी होती है, यानी कि
जो गुर्दा होता है, गुर्दा एक सेम लाइक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम नहीं होंगे गुर्दे ऐसे, और दूसरा मान लो ये 2 गुर्दे हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से एक वो होती है जिसको ग्रंथि होती है, जिसे हम अधिवृक ग्रंथि कहते हैं, इसी को अधिवृक ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक ग्रंथि जो होती है, अधिवृक ग्रंथि में एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड होती है, हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, जिसको लड़ो उड़ो नाम भी देते हैं, लड़ो उड़ो, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, लड़ो उड़ो, ठीक है। और गुर्दों के ऊपर होता है, ये बीपी को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाने का काम, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें इसका काम होता है, बस ये देना था, ये हो गया आपका अधिवृक, और उसके हार्मोन का नाम एड्रिनल बता ही दिया मैंने। अगला है 10वां, पारितंत्र में जैविक घटकों का वर्णन। पारितंत्र में यानी कि जैविक घटक हैं उसका वर्णन करना है। तो पारितंत्र में जैविक घटक में अगर देखा जाए तो आपके उत्पादक उपभोक्ता 3 चीज़ें होती हैं पारितंत्र में। अगर आप बात करें इसकी तो एक होते हैं उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपघटक। ये 3 चीज़ें पारितंत्र में काम करती हैं। उत्पादक जो होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, जो पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, इनके अलावा कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। उपभोक्ता ये 3 श्रेणियों में होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में शाकाहारी होते हैं, जो यानी कि शाकाहारी, और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये यानी कि मांसाहारी होते हैं, और तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी। इस तरह से उपभोक्ता। अपघटक वो होते हैं जो इनको सड़ा गलाकर यानी कि फिर से उत्पादक में कन्वर्ट करते हैं, फिर से यानी कि सड़ा गला देते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, जो नष्ट कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस आदि वो जो सब नष्ट कर देते हैं, वो सब अपघटक होते हैं। 11वां है इसमें, इसका सेकंड वाला, खाद जाल का सचित होना। खाद जाल क्या है? खाद जाल वही है कि भाई हरे पौधे हैं, हरे पौधे, हरा पौधा, पौधे को किसने खाया? पौधे को मान लीजिए हिरन ने खाया, ये है हिरन ने खाया, हिरन को किसने खाया? हिरन को शेर ने खा लिया। ऐसे ही हरे पौधे को टिड्डा ने खाया है, टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया। ऐसे बहुत सारे ये जाल से बनते हैं जिन्हें हम खाद जाल कहते हैं। ठीक, ये लिखना था। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें ये वाला मैंने मिलान बता दिया था, पुनः आपको बता देता हूँ। तो जैसे मिलान से पहले आपका ये है, हार्मोन क्या है? मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने हार्मोन के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। हार्मोन क्या है? तो अगर देखा जाए तो हार्मोन है क्या? हार्मोन एक रासायनिक संदेश वाहक है। हार्मोन क्या है? अपने आप में रासायनिक संदेश वाहक है, संदेश वाहक है, रासायनिक संदेश वाहक है। और ये यानी कि संदेश का काम करते हैं। इसमें कई सारी ग्रंथियाँ आती हैं, जैसे नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये वृद्धि के लिए सहायक होती है, यानी कि वृद्धि करती है। ठीक है। दूसरी आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये जो है हार्मोन वृद्धि में सहायक और बाधक दोनों होता है, मोटापा आदि बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसमें
तीसरे नंबर पर अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो मैंने बताया था कि किडनी के ऊपर होती है। तीसरे नंबर की अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसमें एड्रेनालाइन नामक हार्मोन होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन होता है इसमें, एड्रेनालाइन ये हार्मोन करता है। ऐसे ही फिर अगन्याशय होता है चौथे नंबर पर, अगन्याशय इंसुलिन, अगन्याशय जो है इंसुलिन का स्राव करता है। इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन यानी कि शर्करा को कम करने का काम करती है। ये सब लिखना था। इसके बाद में आपका ये जो मिलान है, इसमें अगर आप देखें तो जो अथवा में ये कर लो, ये ज़्यादा आसान है नीचे वाला अगर देखा जाए तो। जैसे कूटपाद अमीबा में मिलता है तो अमीबा मिलाना था। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है। जठरग्रंथियाँ आमाशय में होती हैं। वृक्क उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी, छोइमे का पौधा उद्दीपन। ये आसान है, ठीक है। 11वां प्रश्न यहाँ पर ये पूरा हुआ। और वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों को लाइक शेयर भी करें, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।